दोस्तों नमस्कार। आज उम्मीद ये थी कि शायद दूसरे दौर की वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच में शुरू हो जाए, लेकिन जिस तरह से ट्रंप की तरफ से कार्रवाइयां की गई, ईरान ने वार्ता में भाग लेने से मना कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि जब भी कोई समझौते की बात होती है, इस तरह की मीटिंग शुरू होती है, उससे पहले ट्रंप साहब कुछ ना कुछ ऐसा क्या कर देते हैं जिससे सारा करे धरे पे पानी फिर जाता है। मुझे तो दोस्तों ये लगता है कि ट्रंप साहब समझौता करना ही नहीं चाहते, और उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई से उनको पर्सनली बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, कमोडिटी मार्केट में हो, प्रॉपर्टी मार्केट में हो, या कहीं कोई और क्रिप्टो करेंसी या स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में हो। कुछ ना कुछ तो ट्रंप साहब का हित ऐसा है जो समझौता नहीं करने पर उनको मजबूर कर रहा है। खैर, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, उस पर डिटेल्ड एनालिसिस हम कभी और करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरह से ट्रंप साहब ईरान के साथ एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, क्या वो संभव है, क्या वो लीगली भी पॉसिबल है या लॉजिकल है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए निवेदन है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपके सामने दो चीजें लेके आया हूं कि कानून के हिसाब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कब वैलिड कहलाता है, पहले हम इसको देखेंगे। और उसके बाद जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, क्या वो कानूनी रूप से अगर डील हो भी जाती है तो क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में या लीगल सिस्टम में या सिविल सोसाइटी में आप उसको वैलिड मानोगे, और अगर वैलिड नहीं मानते हो तो क्या वो एग्रीमेंट टिकेगा या थोड़े समय बाद फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। इस बात को समझना जरूरी है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, आप लोगों ने बहुत सराहा है पुराने वीडियोस को, डिटेल्ड एनालिसिस को। निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में इसको शेयर करें और इन गंभीर मुद्दों पे आपस में भी चर्चा करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे की। मुझे ये लग रहा है दोस्तों, कुल मिला के अगर देखें तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब खुद एग्रीमेंट नहीं चाहते हैं, खुद एक रोड़ा बन गए हैं, एक बाधा बन गए हैं, ये मुझे लग रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके तथ्य मैं आपके सामने लेके आया। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप साहब नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं, वो नेगोशिएशन नहीं कहलाता है, वो एग्रीमेंट की प्री कंडीशन नहीं हो सकती जिस तरह से ट्रंप साहब कर रहे हैं। अब उसमें इशू क्या है? इशू बहुत बेसिक है। जो ट्रंप साहब की स्ट्रेटेजी है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो कहते हैं मैं शांति चाहता हूं, समझौता हो, नेगोशिएशन हो, दूसरी तरफ डिमांड्स ऐसी रखते हैं जो इलॉजिकल है। किसी भी देश की संप्रभुता को अगर आप छीन के, उस समाज को बेइज्जत करके अगर आप चाहते हैं कि कोई भी देश समझौता करे जस्ट बिकॉज कि आप ताकतवर हो, तो ट्रंप साहब को इतिहास पढ़ना चाहिए। दुनिया में जितनी जंग होती है, जर जोरू जमीन, इनको तीन को लेकर तो पूरी दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है। इज्जत के लिए लोग जान तक दे देते हैं। ट्रंप साहब क्या मांग रहे हैं और किससे मांग रहे हैं, ये उनको खुद समझ में नहीं आता। और दूसरी तरफ जिस तरह से हरकतें हो रही हैं, उससे ट्रंप साहब की कार्यशैली पर जो ट्रस्ट है वो घटता जा रहा है। अब सवाल इस बात का है, एज ए लॉयर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं, या आप पर्सनल लाइफ में भी यूज करिए, ये सिर्फ ट्रंप का मुद्दा नहीं है। जो मैं अभी आपसे अगले 5 मिनट में चर्चा करूंगा, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आ सकता है। किसी भी एग्रीमेंट में जब आप चाहे प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करें, चाहे व्यापारिक एग्रीमेंट करें, चाहे पार्टनरशिप फर्म्स करें, या कोई लेन देन की बात करें, या कोई व्यापारिक बात करें, जो मैंडेटरी कंडीशन होती है कानून के हिसाब से किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में, उस बात में पहली चीज होती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आपका ऑफर क्या है और सामने वाले ने क्या मांगा और क्या उसको एक्सेप्ट किया। ट्रंप साहब ने भेजे 15 पॉइंट, ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ईरान ने अपनी तरफ से भेजे 10 पॉइंट, और पिछली बार ट्रंप ने कहा कि ये 10 पॉइंट जो ईरान ने भेजे हैं, ये आधार होगा मीटिंग का। तो पहले तो समझौता नहीं था, लेकिन बाद में जो ट्रंप ने ईरान का प्रपोजल एक्सेप्ट किया, उसके बाद शांति वार्ता शुरू हुई। फिर लॉफुल कंसिडरेशन। अब आप ये बोलते हैं कि साहब मैं चाहता हूं ईरान ये अपनी जो हक है ये सब छोड़ दे, ईरान के पास जो
एज ए नेशन जो उसके राइट्स हैं वो उनको छोड़ दे, मेरे हिसाब से काम करें। क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन? क्या आप वहां की सिविल सोसाइटी को, वहां की लीडरशिप को बम से मारने के बाद फिर आप कहते हो नहीं ये तो मेरा राइट था, मुझे तो रिजीम चेंज करना था? क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन था? ट्रम्प साहब जब लॉफुल कंसिडरेशन की बात नहीं कर रहे हैं तो उनकी बात को कौन मानेगा? अब जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, सारा यूरेनियम हमको दे दो, सारे मिसाइल हमको दे दो, सारा R&D बंद कर दो, क्या किसी भी सोवरेन देश के लिए, स्वाभिमानी देश के लिए सब करना लॉजिकल है? क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन है? इस बात को समझना होगा। फिर कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। अब दोनों तरफ से जो पार्टीज है वो केपेबल होनी चाहिए। ट्रंप की तरफ से नेगोशिएशन में कौन जाता है? उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, जिनके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसी जीरो है, जो अपने पूरे कैरियर में दे आर नोन फॉर फिक्सर्स एंड करप्शन। उन लोगों को अगर आप भेजते हो नेगोशिएशन में, उस पूरी नेगोशिएशन की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? क्योंकि जहां जहां ये लोग गए हैं, वापस आके समस्या बढ़ी है, कुछ समाधान नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग तो इंटरनेशनल मार्केट में यही कह रहे हैं कि ये लोग तो सिर्फ अपनी डील करने जाते हैं, रियल एस्टेट का धंधा करने जाते हैं, पैसा इकट्ठा करने जाते हैं, हफ्ता वसूली करने जाते हैं एक हिसाब से। क्या ऐसी स्थिति के अंदर क्या समझौता हो सकता है? विटकॉफ हो या ट्रंप के अपने सन इन लॉ हो, क्या ये क्रेडिबल लीगल लोग होंगे इस तरह के टेक्निकल समझौता करने के लिए? ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है प्री कंसेंट, फ्री कंसेंट की, कि साहब आप अपनी इच्छा से समझौता करो, मतलब दोनों पार्टियां तैयार हो समझौता करने के लिए। ट्रंप साहब कहते हैं हम आपकी कनपट्टी पे बंदूक रखेंगे और कहेंगे आप साइन करो। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? हम आपके पोर्ट तोड़ देंगे, हम आपका सारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देंगे, नहीं तो आप साइन करो। क्या ये लीगली वैलिड सिग्नेचर माने जाएंगे या लीगली वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा? आप किसी को धमका के साइन करा रहे हैं, ऐसा चलता नहीं। ट्रंप साहब को ये समझना चाहिए कि ये गैर कानूनी हरकतें हैं जो वो कर रहे हैं। फिर बात आती है लॉफुल पर्पस एंड ऑब्जेक्ट की। अब आपका एजेंडा क्या है? रिजीम चेंज, क्या ये लॉफुल पर्पस है? क्या आपका अधिकार है कि ईरान में कौन सत्ता संभाले? हम चाहते हैं ईरान मिसाइल डेवलप ना करे, आप कौन होते हैं? आप चाहते हैं वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम ना करे, आप कौन होते हैं? जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर ये कहा गया है कि जो लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं उनको एनपीटी साइन करना पड़ेगा। एनपीटी का मतलब ये है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, सिविलियन पर्पस के लिए या पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और ईरान कहता है हम तो वही कर रहे हैं, हमने तो एटॉमिक बम को पहले ही बोल दिया था कि साहब ये तो हमारे धर्मगुरु ने बोल दिया था, ये गलत है, हम नहीं बनाएंगे, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो हमने तो कभी उस पर काम किया ही नहीं। अब सवाल इस बात का है कि जो ट्रंप के लॉजिक है एग्रीमेंट के लिए, क्या वो लॉफुल है? इसको समझना जरूरी होगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, क्या वास्तव में ट्रंप की नीयत है या कब्जा करने की नीयत है? ट्रंप कहते हैं हुर्मुज मैं चलाऊंगा, हुर्मुज पे कब्जा मैं करूंगा, ईरान के आइलैंड पे मैं कब्जा करूंगा, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे मैं कब्जा करूंगा। जब आप किसी के घर में कब्जा करने की नीयत से आओगे तो आप उसको क्या एग्रीमेंट बोलोगे? और वो कब तक चलेगा और कब तक टिकेगा? ये बात भी ट्रंप साहब को समझनी होगी। फिर सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। अब बात यह है कि जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, वेग और एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम ट्रंप साहब के साथ क्या है? पहले जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो पलट जाते हैं। पहले भी ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ था। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ओबामा ने साइन किए थे ईरान के साथ, आपने तो उस एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दिया। तो क्या भरोसा है कि कल आज हम एग्रीमेंट साइन करें और अगले महीने आप फाड़ के ना फेंक दें? तो आप पे भरोसा ही नहीं है। तो सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स क्या होंगी जब आप पे ही भरोसा नहीं है? जो साइन कर रहा है राष्ट्रपति, उसकी भी नीयत पे शक हो, तो फिर एग्रीमेंट का मतलब क्या रहता है? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। जब तक ट्रंप साहब हैं तो वो क्या एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस मानेंगे? उन्होंने जितने आज तक अमेरिका ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किए, ट्रंप ने कह दिया सब बकवास है, नेटो बकवास है, यूएन बकवास है, WTO बकवास है, WHO बकवास है, क्लाइमेट जो समिट था वो बकवास है। उनको तो लगता है जो वो कहते हैं वही सही है।
बाकी सब दुनिया बेकार है और बकवास है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या कोई एग्रीमेंट लॉजिकल या संभव हो पाएगा? तो दोस्तों, ये होती है किसी भी एक वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की प्री कंडीशंस। उम्मीद है आपने इस पॉइंट को समझ लिया होगा। अब थोड़ा सा ईरान के मुद्दे को लेके थोड़ा स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं। मैं ब्रीफ में करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 6-7 मुद्दे हैं इन्हीं पे आधारित जिन पे हमें ध्यान देना होगा। नेगोशिएटिंग व्हाइल अप्लाइंग प्रेशर टू क्रिएट ए पैराडॉक्स। जब आप धमका के एग्रीमेंट कर रहे हो, हम आपके सारे पावर प्लांट तोड़ देंगे, हम आपके सारे पोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर देंगे, रिफाइनरीज डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपके ऊपर सब कुछ आग बरसा देंगे, और नहीं तो आप कल शाम तक डील साइन कर लें। कहीं ऐसा होता है? पिछली बार जब एग्रीमेंट साइन हुआ था, न्यूक्लियर एग्रीमेंट, उसमें 3 साल लगे थे। ट्रम्प साहब कहते हैं 3 घंटे की मीटिंग में एग्रीमेंट साइन कर। और कौन लोग जा रहे हैं जिनको न्यूक्लियर साइंस के बारे में ABCD नहीं पता, ट्रम्प के रिश्तेदार दोस्तों को, और वो बैठ के न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करेंगे? प्रॉब्लम ट्रम्प के लेवल पे है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपेल्ड कंप्लायंस से आप कभी भी एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। इसीलिए ईरान इसको बार बार रिजेक्ट कर रहा है। फिर जैसा मैंने कहा कि साहब आपके ऊपर भरोसा नहीं, आप चाहते हो मैं पूरा दबा के गर्दन पे पैर रख के फिर साइन करा लूं। क्या ऐसे कोई भी देश मानेगा? ईरान ने साफ कह दिया कि आप सैंक्शंस लगा रहे हो, थ्रेट दे रहे हो, इकोनॉमिक आइसोलेशन की बात कर रहे हो, उसके बाद भी आपका पता नहीं, हर दूसरे मिनट आप नया ट्वीट निकालते हो, कुछ और कहानी सुनाते हो। तो ईरान इज वेरी क्लियर। उन्होंने एक बात कह दी है कि नेगोशिएशन अंडर प्रेशर आर नॉट नेगोशिएशंस, दे आर सरेंडर फ्रेमवर्क, और कोई भी स्वाभिमानी देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बात को समझना हो। फिर बात आती है डेडलॉक को लेकर, ओवरलैपिंग रेडलाइंस, जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई म्यूचुअली एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस तो बने। आप कहते हो जीरो एनरिच फ्यूल, न्यूक्लियर रोल बैक, पूरा स्ट्रेटेजिक जो है कंसेशंस अपफ्रंट, मतलब आप मिसाइल नहीं रखोगे, सब कुछ हमारे हवाले कर दो, आप बिल्कुल आदिवासी स्टाइल में रहो, आपको कोई मतलब नहीं है दुनिया के डेवलपमेंट से, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से। ट्रम्प साहब ये चाहते हैं। कोई भी ईरान या कोई भी देश ऐसा करेगा, सो देयर इज नो ओवरलैपिंग एग्रीमेंट जोन, ओनली कंपीटिंग रेड लाइंस। ईरान कहता है हम ये नहीं छोड़ेंगे, वो कहता है आपको छोड़ना पड़ेगा। अब कुल मिला के स्थिति ये है कि मीटिंग ग्राउंड तो है नहीं, तो एग्रीमेंट कैसे होगा? इस बात को भी समझना होगा। फिर मिक्स सिग्नल्स अंडरमाइनिंग नेगोशिएशन क्रेडिबिलिटी। जब भी समझौता वार्ता शुरू होती है, उससे एक दिन पहले ट्रम्प साहब जरूर तमाशा करते हैं, और मुझे लगता है उनकी नीयत नहीं है एग्रीमेंट की। वो एग्रीमेंट की घोषणा करते हैं ताकि पूरी स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाए, कमोडिटी मार्केट नीचे आ जाए। फिर इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त अपनी अपनी स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट में पोजीशन ले लें, और जब भी समझौते की बात हो उससे 24 घंटे पहले कोई तमाशा कर दो, जिससे वापस सारी मार्केट की पोजीशंस उल्टी हो जाए, जिससे भारी मुनाफा इनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को हो जाए, इनके परिवार को हो जाए। मुझे तो यही नीयत लगती है। आने वाले समय में आपको ये एविडेंस दिखेंगे जब वहाँ का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो बोल दिया कि हमारा अगर टर्न आया, जो डेमोक्रेट्स ने, हम तो इन्वेस्टिगेट कराएंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं। अब सवाल इस बात का है, तब तक तो ट्रम्प साहब शायद अपने कार्यकाल में $50 बिलियन इस खेल से बना के निकल लेंगे। ये बात तो मुझे लग रही है। फिर अमेरिका का क्या होगा वो आने वाला राष्ट्रपति जानेगा। तो सवाल इस बात का है कि ट्रम्प साहब की नीयत नहीं है समझौता करने की, और डिप्लोमेसी में अनसर्टेनिटी इज वर्स देन हॉस्टिलिटी। जब आप लड़ाई कर रहे हो तो आपको पता है कि दुश्मन कौन है, जब आप अनसर्टेन हो तो आपको पता नहीं होता कि कौन क्या करने वाला। और ट्रम्प की जो आदत है वो है मैनेजमेंट बाय अनसर्टेनिटी। वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करके अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बंदर के हाथ में उस्तरा है। अब उनके हाथ में ताकत है, अब वो किधर किस पे चला देंगे नहीं पता। इसीलिए हर आदमी उनको देख रहा है कि इनकी अगली हरकत क्या होगी, और यही दुनिया को एक कोने में सदमे में रखे हुए है। इसके अलावा ट्रम्प साहब को ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो उनका डील मेकिंग मॉडल है ना, वो रियल एस्टेट में और प्रॉपर्टी तक तो ठीक है, राष्ट्रों के बीच में नहीं चलता है। आप वहां किराए का सौदा नहीं करने जा रहे हो, किसी की जमीन हड़पने नहीं जा रहे हो, आप किसी देश की संप्रभुता से समझौता कर रहे हो। वहां पे आपकी दादागिरी नहीं चलती। इनको आज तक किसी ने समझाया नहीं, क्योंकि जितने इनके मंत्री हैं वो इनसे भी गए गुजरे।
वो उनको एडवाइस कर नहीं सकते, क्योंकि जो मुंह खुलेगा अगले अगले 5 मिनट में उसकी नौकरी गई। तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में सब मुंह बंद करके चुपचाप बैठे, हिम्मत नहीं है उनकी बोलने की। तो ये स्थिति इस समय ट्रंप साहब के आसपास है, और प्रेशर डज नॉट कंप्रेस ईरान्स पोजीशन, इट हार्डन्स। आप जितना किसी देश को और समाज को लताड़ते हो ना, उसमें उतना गुस्सा आता है, जो उतना आपसे लड़ने को तैयार होता है। फिर डू एंड डाई कुछ भी हो, मरो या मिटो कुछ भी हो, हम इसको नहीं घुसने दें, बस ये लोग समझ के फिर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और ट्रंप साहब को ये नहीं पता, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है अमेरिका की, वहां कोई सिविलाइजेशन नहीं। अमेरिका इमिग्रेंट्स का देश है, तो उनको सिविलाइजेशन की वैल्यू समझ में नहीं आती, ये प्रॉब्लम है उनको। अब रही बात आर्टिफिशियल डेडलाइन की, आपने समझौते की एक शर्तें होती हैं, नेगोशिएशन होता है। ट्रंप साहब समझौता शुरू होने से पहले डेडलाइन फिक्स कर देते हैं, आज मेरी डेडलाइन मान लो, अगर समझौता नहीं हुआ तो पावर प्लांट उड़ा दूंगा, आपके ऊपर आग बरसाऊंगा। क्या आप इस तरह से समझौता करोगे? क्या कान पे पिस्टल रख के आप समझौता कर सकते हो? कनपट्टी पे पिस्टल रख के, कहने का मतलब ये है। तो जब भी आप इस तरह के काम करते हो, उसमें टेक्निकल वेरिफिकेशन होगा, मल्टी इजी कंप्लायंस होंगे, ट्रस्ट बिल्डिंग एफर्ट्स होंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रंप साहब कहते हैं नहीं, 3 घंटे में सब साइन करो। और इनकी तरफ से जाते कौन है? जिनको खुद कुछ समझ में नहीं आती कि सामने जो कागज रखा है उसका मतलब क्या है। क्या न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो ट्रंप ने अपने लोग भेजे हैं, क्या वो समझ पाएंगे कि उसमें जो लैंग्वेज लिखी है, जो टेक्निकलिटीज लिखी है, उनका मतलब क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप साहब को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। एक्सक्लूजन ऑफ मीडिएटिंग एक्टर्स। अब चलो, कभी कभार क्या होता है कि 2 पार्टियों में समझौता नहीं हो रहा, तो आप एक मीडिएटर रखते हो। पिछली बार जब एग्रीमेंट हुआ था, उसमें यूरोपियन यूनियन मीडिएटर था। ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर समझौता हुआ था ओबामा के टाइम में, यूरोपियन यूनियन ने रोल प्ले किया था। इस बार आपने उनको ही गालियां देके बाहर निकाल दी। तो ट्रंप साहब को ना मीडिएटर चाहिए, उनको लगता है वो खुद ही भगवान है, इसीलिए वो क्राइस्ट की फोटो अपनी बना के क्राइस्ट की जगह डाल देते हैं कि मैं ही क्राइस्ट हूं। अब भगवान को कौन समझाए? लॉर्ड कृष्णा को गीता कौन समझाएगा? भगवान कृष्ण को अगर कोई बोले कि मैं गीता समझाता हूं, संभव है? ट्रंप के साथ भी यही है। ट्रंप को यह गलतफहमी है कि उनसे बड़ा जीनियस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो ना किसी की सुनते हैं ना समझ पाए। तो कुल मिला के स्थिति क्या है? अब ईरान को ये लगता है कि जब पुराने समझौतों की इज्जत नहीं रही, बाकी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की इज्जत नहीं रही, तो हम जो एग्रीमेंट कर भी लें, इसकी इज्जत क्या लेने वाली? ट्रंप तो किसी की सुनते नहीं, मनमर्जी करते हैं। तो बेहतर है हम एग्रीमेंट ना ही करें, कम से कम ये तो क्लैरिटी है कि हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, फिर देखेंगे जो होगा। आज स्थिति ये हो गई है कि ट्रंप खुद अपने आप में एक समस्या बन गए। तो प्रॉब्लम ये है कि नेगोशिएशन जो आर्किटेक्चर जो होता है, दैट रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल एग्रीमेंट। लेकिन जिस तरह से ये ट्रंप साहब काम कर रहे हैं, उससे सस्टेनेबिलिटी है नहीं, क्योंकि टू मच प्रेशर टू बिल्ड ट्रस्ट। मैं जो कह रहा हूं सुनो, मेरे को ट्रस्ट करो, जो कोई नहीं करना चाहता। टू मेनी डिमांड्स टू अलाउ कन्वर्जेंस, जो 10, 15, 20 कंडीशन मैं कह रहा हूं आप सबको मानो। एंड टू लिटिल स्टेबिलिटी टू एंश्योर कमिटमेंट। मुझे खुद नहीं पता कल मैं क्या बोलने वाला, तो कौन भरोसा करे? तो दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि जब आप इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पे काम कर रहे हो, तो स्ट्रेटेजी कंप्रेसेस डिप्लोमेसी इनटू ए स्पेस वेयर ईरान सीज कंप्लायंस नॉट नेगोशिएशन। सवाल इस बात का है कि डिप्लोमेसी तो हो ही नहीं रही, दोनों राजनयिकों के बीच में कोई समझौता हो नहीं रहा। बिहाइंड द सीन काम चल रहा है। पाकिस्तान एक पोस्टमैन की तरह कागज आगे पीछे कर रहा है कि कहीं बैठ के लोग बात कर लें, लेकिन बात किससे करें? जो लोग बात करने आते हैं वो केपेबल नहीं है, उनकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन है, उनकी कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन है, तो एग्रीमेंट होगा कैसे? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ट्रंप साहब खुद अपने आप में एक समस्या बन गए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।